नमामि दर्शकों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आईआईटी जैम एकदम पास आ गया है और अभी आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कि एक बार लगता है सब पढ़ लिया है और अगले ही पल लगता है कि जो भी पढ़ा है वो सब भूल गए हैं। तो ये सभी डाउट्स अभी आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज मैं आपको कोई परफेक्ट टॉपर रूटीन नहीं बताने वाली। आज हम एक रियलिस्टिक रूटीन डिस्कस करेंगे जो आप लास्ट 30 डेज़ में फॉलो कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बर्नआउट के। तो कैसे रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, अपने दिन में क्या कैसे कैसे प्लान करना है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। हम आगे वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना सीरियस अटेम्प्ट 2027 में देना चाहते हैं या अभी आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है और आप 2027 में जो आईआईटी जैम की परीक्षा है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ कोर्सेज हैं। हालांकि ये पेड प्रमोशन है, लेकिन ये कोर्सेज वास्तव में ही बहुत अच्छे हैं। तो फिजिक्स वाला अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी रैंक को देखते हुए कुछ कोर्सेज लेकर आया है। अब उनके ऊपर अच्छा डिस्काउंट है और रिपब्लिक सेल है, तो आपको काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस पे वो सारे कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी। तो इनमें कुछ कोर्सेज हैं जैसे साकार 2027, साकार प्रो 2027। ये सभी कोर्सेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक के लिए अवेलेबल हैं। अब इनके फीचर्स ये हैं कि जैसे साकार 2027 में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, प्लस बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब साकार प्रो 2027 में आपको आने वाले जो बैचेस हैं उनके लिए भी एक्सेस मिल रही है और आईआईटी जैम के जो PYQs हैं उनकी हार्ड कॉपी भी ये लोग आपको अवेलेबल करवाएंगे। फिर खजाना पैकेज भी इसमें है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और आप इनके लिए एक बार विचार कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं, इनके फीचर्स एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्सेज लेते हैं तो अगर आप मेरा कूपन कोड नेहा 250 लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कुछ कोर्सेज थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। अब इससे पहले कि हम रूटीन की बात करें, हम कुछ बातें क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप अभी नए चैप्टर्स या नई बुक्स उठा रहे हो, प्लस नए टॉपिक को और हर टॉपिक को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या बाकी लोगों के साथ या खुद के साथ या फिर आपके साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे किसी टाइप का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। फिर चाहे आप कितना भी अच्छा रूटीन बना लो, आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं हम रूटीन की। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करते हैं। अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो आप 6:30 से 7 तक उठ जाएंगे और उसके बाद 6:30, मैं तो 4 बजे उठ जाती थी, तो 4 से 10 ये कुछ मॉर्निंग आवर्स होते हैं जिनमें आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। आप जो भी पढ़ेंगे वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, उसको अच्छे से जल्दी जल्दी आप याद कर पाएंगे। तो ये कुछ मॉर्निंग आवर्स होते हैं जहाँ पर आपको रिवीजन करना चाहिए, आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज करने चाहिए। जो भी बातें आपको लंबे टाइम तक याद रखनी हैं, जो भी बातें आपको नॉर्मली याद नहीं हो रही हैं, तो उनको आप मॉर्निंग में टाइम दीजिए। तो ये थी मॉर्निंग रूटीन की बात। अब मॉर्निंग रूटीन में जब आप ये सब कर रहे हैं उसके बीच में आपको फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि एक जो थका हुआ दिमाग है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी 0 के बराबर होती है। तो अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं खुद को फ़ोन चला के, तो काइंड ऑफ वो आप अपने ब्रेन को इंगेज कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में। तो वो अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो कहीं टहल के आइए, योग कीजिए या फिर घूम के आइए या और लोगों से बात कीजिए, लेकिन फ़ोन को थोड़ा दूर ही रहने दें। लास्ट 30-20 डेज़ में फ़ोन से थोड़ा दूर रहें। अब बात करते हैं दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो दिन में आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, 1 या चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जितने आपकी कैपेबिलिटी है उतने चैप्टर्स आप रिवाइज कीजिए। अब आपको नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा याद भी नहीं होंगी और वो आपको कंफ्यूज कर देंगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आएंगे जिनको आपने बस ऊपर ऊपर से देखा है और वो आपकी नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो नई चीज़ें रहने दें। जो चैप्टर्स जैसे कोऑर्डिनेशन है, लंबा चैप्टर है, तो एक दिन आपने कोऑर्डिनेशन उठा लिया। अब कोई 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, बायो इनऑर्गेनिक है और ऐसे छोटे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, छोटे चैप्टर्स आपने 2-3 कर लिए। कोऑर्डिनेशन OMC जैसे करेंगे तो एक ही हो पाएगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स आप दिन में पढ़िए। अब शाम ढले आप PYQ करिए। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, PYQ करना, मॉक टेस्ट देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लास्ट 30, 20, 25 डेज़ में। अब आप शाम को PYQ कर रहे हैं,
साथ ही एनालिसिस कर रहे हैं कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। अब ये देखिए कि आपके क्वेश्चन गलत हो क्यों रहे हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या आपको फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए वो गलत हो रहा है। अब PYQ सॉल्व करते टाइम याद रखें कि आप एक टाइमर लगा लें। दूसरी बात, आप अपने आप को ऐसे प्रेशराइज करें कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हैं, उसको लाइटली ना लें, बीच में उठ के जाना ये सब ना करें, बिल्कुल एक एग्ज़ाम की तरह ही आप बैठें और वैसा ही प्रेशर फील करें। फिर टाइमर लगाना है, आपको उतने टाइम के लिए प्रॉपर अच्छे से बैठ जाना है, उसको सोल्व करके ही उठना है। फिर जो आपकी गलतियां हो रही हैं आप उनको देखो। अब तीसरी बात, जब आपका PYQ हो जा रहा है तो उसके बाद आप उसको ध्यान से देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं और उन टॉपिक्स को एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे दो। अब बात करें रात की, तो जो चैप्टर आपने दिन में किया था आप उसी के PYQ लगा सकते हैं या फिर उसी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो रात को भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, ये मॉक टेस्ट होंगे। आपने PYQs कर लिए, अब रात को आप मॉक टेस्ट देंगे, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो फुल टेस्ट हो। अब मॉक टेस्ट देते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उन गलतियों को लिख लेना है। कोई भी नोटबुक लीजिए, उसमें जो भी आप PYQ में गलतियाँ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ लिख लो। लास्ट टाइम में जब आपके पास लास्ट 7 और 6 डेज रह जाएंगे तो ये जो नोटबुक है जहाँ आपने अपनी एरर्स, रिपीटेड मिस्टेक्स नोट कर रखी हैं, ये आपकी गोल्डन बुक रहेगी। एक बार आप जो गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आप गलती दोहराएंगे। तो अगर आप अपनी गलतियों को ध्यान में रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको एग्ज़ाम में नहीं करके आएंगे। अभी मॉक टेस्ट में PYQ देते टाइम आप जितनी गलतियाँ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो गलतियाँ आपको देखनी है, उनमें सुधार करना है ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करके आएँ। अब आपने दिन में पढ़ाई कर ली, शाम को PYQ कर लिए, रात को आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, आपने अपनी एरर्स को नोट कर लिया, आपने जो कॉन्सेप्ट वीक थे उन कॉन्सेप्ट्स को देख लिया और ये सब आपकी पूरे दिन का काम हो गया है। अब रात को सोते टाइम आप कुछ चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ते पढ़ते सो सकते हैं। मतलब मैं क्या करती थी कि रात को जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठती थी, क्योंकि सुबह मेरे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी हाई रहती थी। अब अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं और सुबह आपसे नहीं उठा जाता तो आप इस रूटीन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आप रात को पढ़ सकते हैं। तो ये थी। और रात को एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, जो मैं सबसे ज़्यादा करती थी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये बहन भाइयों वाली बात है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर नहीं हुआ तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। यही चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, ये आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना देती हैं जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बहुत परेशान करता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसा होगा हो जाएगा, और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं हम, और सो जाना है। लेकिन इस बीच आप अपने ब्रेन को ऐसी चीज़ें मत देना जैसे कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूज़लेस चीज़ें देख रहे हो, फ़ोन में स्क्रॉल करते जा रहे हो, आपके ब्रेन को पता भी नहीं है कि हमने क्या देखा, लास्ट रील हमने क्या देखी थी, फर्स्ट रील हमने क्या देखी थी, बस स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो ये सब कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। हर किसी की प्रोडक्टिविटी, हर किसी का तरीका अलग होता है। तो आपकी परीक्षा के लिए और आपके इन कोर्सेज़ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचे रहिए।